एक घोटाला साबित किया है। ये सारी कहने की बातें हैं, ये नजराना लेने की बात थी कि डिपार्टमेंट के लोग आएंगे, ठेकेदार आएंगे, चढ़ावा चढ़ाएंगे, उसके बाद ये दूध से दुले साबित हो जाएंगे। सरकार ने एक स्कीम चलाई थी, यूटी की सरकार ने, उम्र सरकार ने, जिसमें उन्होंने कहा था कि मिशन युवा, जिसमें यह कहा गया था कि 10 लाख तक जो है कोई गारंटर नहीं लिया जाएगा। वहीं अगर हम बात करें J&K बैंक की, हमने इस पर स्टोरीज भी की हैं, हमने लोअर बैंक से स्टोरी की है जहाँ पे बैंक के मुलाजमीन जो है लोगों को गारंटर के नाम पे हरास कर रहे हैं। तो इस पे आपके व्यूज जानना चाहेंगे। इस पे हमारे ज़िला के हमारे जो नहायत ही काबिल डिप्टी कमिश्नर हैं, मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि नौजवानों के मसाइल को प्रायोरिटी पर हल किया जाए। हमारे LG साहब ने भी हमें पूरा आश्वासन दिया है कि जब भी मुझसे मांगी जाएगी मैं प्रायोरिटी पर पुंछ को भेजूंगा, और मुझे उम्मीद है कि मेडिकल कॉलेज बहुत जल्द पुंछ के अंदर खुलेगा। इसके लिए मैं यहाँ के मेंबर पार्लियामेंट साहब से भी गुजारिश करूँगा कि वो भी पार्लियामेंट में बात करें। हमारे खटाना साहब यहाँ आ रहे हैं मेंबर पार्लियामेंट, हमारे प्रेसिडेंट सत शर्मा साहब हैं, हमने उनसे भी ये गुजारिश किया है कि पुंछ के लिए मेडिकल कॉलेज और नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की बात करें। आप कांग्रेस में थे तो आप हमेशा जो है बीजेपी के खिलाफ बोलते थे, बीजेपी के ऊपर अपना निशाना तनकीद करते थे। तो ये सवाल जो है काफ़ी पुराना हो चुका है, लेकिन बीजेपी में आपके जाने के बाद मेरी आपसे पहली बार आज मुलाकात हो रही है, मैं आपसे ज़रूर पूछूंगा तो क्या वजह रही कांग्रेस को छोड़ के बीजेपी ज्वाइन करने की? मैंने जब DDC का इलेक्शन लड़ा, मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट कांग्रेस भी था। कांग्रेस की कहनी और कथनी में फ़र्क है। जो भी किसी दूसरी पार्टी से बीजेपी में जाता है उसके ऊपर जितने भी करप्शन के केसेस होते हैं, बीजेपी में जाके वो दूध का तोला क्यों हो जाता है? ये सब कहने की बातें हैं। इनको अपने आप को, अपने लोगों को ये समझते हैं कि हम सारे करप्ट हैं, हम जाएंगे बीजेपी में साफ हो जाएंगे। बीजेपी के दरवाजे खुले हैं, ईमानदारी से बीजेपी के अंदर कोई आए। 11 साल में एक भी घोटाला मुझे साबित कर दो बीजेपी का। 16-17 महीने के अंदर हमारे ऑनरेबल MLA साहब मेरे अजीज हैं, उनके ऐसे ही नहरें। एक बार उन्होंने शापर कहा कि नगाली ब्लॉक में 2.5 करोड़ का गफला हो चुका है ब्लॉक ऑफिस में। 17 महीने में MLA साहब से मैं पूछता हूँ, एक भी आदमी डिफॉल्टर नहीं मिला? कहीं एक भी घोटाला साबित नहीं कर पाए? क्या JJM के इस स्कीम को अगर किसी ने फेल किया है? आज भी हजारों किलोमीटर पाइपें जो हैं गांव में पड़ी हुई हैं, करोड़ों रुपए ठेकेदारों की लायबिलिटी पड़ी हुई है। तो ये सारी जिम्मेदारी हमारी यहाँ की यूटी सरकार की है। आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पब्लिक, मैं हूँ आपके साथ इफ्तिकार सोफी। नाज़रीन मोहतरम, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए बीजेपी जम्मू कश्मीर यूटी के ST मोर्चे के प्रेसिडेंट चौधरी अब्दुल गनी साहब। ये DDC भी हैं, इनसे कुछ अहम चीज़ों को लेकर हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। गनी साहब, खैर मकदम है आपका। शुक्रिया आपका बहुत बहुत। गनी साहब, आपसे समझने की कोशिश करेंगे, इस वक्त एक डिमांड को इंडोज किया जा रहा है, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी और GMC जो है पुंछ को मिलना चाहिए। वहीं उमर साहब की एक स्टेटमेंट आई है, उन्होंने कहा कि जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी इसको हम बडगाम में बनाएंगे। तो पीर पंजाल के साथ पुंछ के साथ जो है हमेशा सौतेली मांग का सलूक किया गया। तो इस पे आपके व्यूज जानना चाहेंगे। पिछले 78 साल से, जब से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है, पुंछ में इलेक्शन होते रहे। खासकर हमारी पीर पंजाल जिसको कहा जाता है, हमने हमारे नुमाइंदे चुन के भेजे, चाहे वो पार्लियामेंट में भेजे चाहे असेंबली में भेजे। इलेक्शन जीतने तक पुंछ के और राजौरी के लोग उनको बहुत प्यारे लगते हैं। जब इलेक्शन जीत जाते हैं उस वक़्त वो महरूम मिन्नत उन तंजीमों के हेड के हो जाते हैं जिन पार्टियों से उन्होंने इलेक्शन लड़ा हो। वो ये समझते हैं कि हम इनकी वजह से जीते हैं। ये हमारी बदकिस्मती है। अवाम पुंछ और राजौरी के नुमाइंदे चुन के भेजती है। आज भी जो यूटी की नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट है, 7 ऑनरेबल MLA चुन के राजौरी पुंछ से भेजे, जिन्होंने बैसाखियाँ लगाई हुई हैं इस कठपुतली सरकार के नीचे। अगर ज़रा भी ये हिलेंगे तो सरकार का नामो निशान नहीं रहेगा। लेकिन मुझे अफसोस आता है कि आज भी वो नुमाइंदगी वैली की करते हैं, आज भी बात
वैली के लोगों की डिमांड की करते हैं। आज भी उन पार्टी के रहनुमा जो पार्टी प्रेसिडेंट हों या चीफ मिनिस्टर हों, उनके ही हुक्म की अदुली करने के लिए वो तैयार नहीं है। उनको इसलिए नहीं अवाम ने चुन के भेजा था कि हमारी जो जायज़ डिमांडें हैं, जैसे नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है, आज तक हमारे एरिया को कुछ नहीं मिला। खासकर पुंछ डिस्ट्रिक्ट जो है हमेशा इग्नोर रहा है। हमने जिनको भी चुन के भेजा, उन लोगों ने हमारी डेवलपमेंट की बात नहीं की। जब बांटते बांटते कुछ बच जाए तो रजौरी पुंछ के लिए आता रहा। हम शुक्रगुजार हैं हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के कि उन्होंने पिछले 10 साल से रजौरी पुंछ की तामीर और तरक्की के में एक नुमायां रोल अदा किया है। खैर वो नेशनल हाईवे की बात करें हम, खैर वो हमारी जो मूल रोड की बात है, उसके लिए जो उन्होंने टनल सेंक्शन किया और रोड जो है नेशनल हाईवे बनाने के लिए उन्होंने प्रोजेक्ट को सेंक्शन करके बीआरओ के हवाले किया। यहाँ हमारे जो मॉडल स्कूल एकलव्य मॉडल स्कूल जो मेंढर में खुला, या यहाँ जो हमारे स्कूल गुलपर के अंदर जो है मॉडल स्कूल इस साल सेंक्शन जो हुआ है केवी स्कूल, तो ये सारी उसके अलावा हमारे इलाका जात में जेजेएम की स्कीमें हों, चाहे नाबार्ड की रोडें हों, या और हमारे जितने भी प्रोजेक्ट हैं वो इस पिछले 10 साल में जो शुरू हुए, आज ये एमएलए साहिबान उन्हीं के फीते काटते हैं तो क्रेडिट खुद लेना चाहते हैं। आज अगर पीएमजीएसवाई की 4200 कुछ करोड़ रुपया जो दिया, जिसमें से एक मेजर रोल है रजौरी पुंछ को पीएमजीएसवाई की सड़कों का, तो ये सारा क्रेडिट भी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है और मुल्क के प्रधानमंत्री को जाता है। हम उनके शुक्रगुजार हैं कि जब 2022 में यहाँ से प्रोजेक्शन होके पीएमजीएसवाई की रोडें गई तो उन्होंने कोई बात उनमें से एक प्रोजेक्ट भी नहीं काटा, बल्कि वो पूरे के पूरे अप्रूव किए। जैसा कि आपने सुना भी होगा, पिछले दिनों में हमारे ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट जनाब मियां अल्ताफ साहब ने एक रोड का उद्घाटन किया सलोत्री के अंदर, और उन्होंने क्लियर किया वो एक अल्लाह के वली हैं, सच कहते हैं और उनकी सच्चाई पे हमें पूरा भरोसा है। उन्होंने कहा कि डीसी यासीन साहब जब ये यहाँ थे तब ये रोडें यहाँ से प्रोजेक्शन होके दिल्ली गई थी और मेंबर पार्लियामेंट साहब का रोल था, उन्होंने वहाँ से सेंक्शन करवाई। तो आज हमारे एमएलए साहिबान 5 रोड 5 ब्लॉक की बात करते हैं। हमारी ये खस्ता हालत है कि हमारी जो शहर है पुंछ से सब्जियाँ तक और मंडी से लोरन तक और पुंछ से मंडी तक, इन रोडों के खड्डे ये इस 16-17 महीने में नहीं भर पाए। आज वो तमाम वादे जो इस गवर्नमेंट ने किए थे हमारे साथ इलेक्शन में, जो इनका चुनाव मंशूर था, एक भी वादा नहीं पूरा किया, बल्कि आज यू टर्न ले रहे हैं उन अपने वादों से। जहाँ तक नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का मसला है, पिछले दिनों में मैं और मुर्तज़ा खान साहब हम एलजी साहब से भी मिले, उनसे भी हमने अपनी डिमांड प्रोजेक्ट की। हम चाहते हैं कि ये हमारे 7 एमएलए आगे चलें। 8वां जो बीजेपी का है वो भी चलेगा। पूरी आवाम बगैर मजहब मिल्लत, बगैर रंगो नस्ल, बगैर पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के हम इस डिमांड को मनवाने के लिए तमाम हमारे चुने हुए नुमाइंदों के साथ हैं। अगर वो आवाम के साथ हैं, अगर वो अपने अकामों के साथ हैं, अगर वो अपनी लीडरशिप के साथ हैं, तो वो वक्त दूर नहीं कि आवाम उनको सबक सिखाएगी। यहाँ का नौजवान उठ खड़ा होगा और अपने इस हक को मनवाने के लिए हम जो है चाहते हैं कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी पीर पंजाल के खिता में कहीं भी खुले। इस डिमांड को हम यहाँ से प्रोजेक्ट करते हैं। हमने अपनी लीडरशिप से भी यही कहा है, हमने एलजी साहब से भी कहा। नंबर 2, पिछले दिनों में हम एलजी साहब से मिले, हमने मेडिकल कॉलेज की बात की। हम मुल्क के वज़ीर आज़म के शुक्रगुजार हैं। उन्होंने एक ऐलान किया है कि देश के हर ज़िला के अंदर मेडिकल कॉलेज जो बनाया जाएगा। मुझे पूरी उम्मीद है पुंछ, रजौरी और ख़ासकर पुंछ के लोगों की वो वफादारी जो 47 से लेकर आज तक अपने देश के साथ खड़े रहे, हमें उसको मद्देनज़र रखते हुए हमारे एलजी साहब ने भी हमें पूरा आश्वासन दिया है
कि जब भी मुझसे मांगी जाएगी मैं प्रायोरिटी पर पुंछ को भेजूंगा। और मुझे उम्मीद है कि मेडिकल कॉलेज बहुत जल्द पुंछ के अंदर खुलेगा। इसके लिए मैं यहाँ के मेंबर पार्लियामेंट साहब से भी गुजारिश करूँगा कि वो भी पार्लियामेंट में बात करें। हमारे खटाना साहब यहाँ आ रहे हैं मेंबर पार्लियामेंट, हमारे प्रेसिडेंट सत शर्मा साहब हैं, हमने उनसे भी ये गुजारिश किया है कि पुंछ के लिए मेडिकल कॉलेज और नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की बात करें। ये हमारा एक मेजर डिमांड है और ये पुंछ रजौरी के लोगों का हक है, हमें वो हक मिलना चाहिए। गनी साहब, आपसे हम समझने की कोशिश करेंगे। सरकार ने एक स्कीम चलाई थी, यूटी की सरकार ने, उमर सरकार ने, जिसमें उन्होंने कहा था कि मिशन युवा, जिसमें यह कहा गया था कि 10 लाख तक जो है कोई गारंटर नहीं लिया जाएगा। वहीं अगर हम बात करें J&K बैंक की, हमने इस पर स्टोरीज भी की हैं, हमने लोरेंस बैंक से स्टोरी की है जहाँ पे बैंक के मुलाजमीन जो है लोगों को गारंटर के नाम पे हरास कर रहे हैं। तो इस पर आपके व्यूज जानना चाहेंगे। मैं इस पे हमारे ज़िला के हमारे जो नहायती काबिल डिप्टी कमिश्नर हैं, मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि नौजवानों के मसाइल को प्रायोरिटी पर हल किया जाए। जैसे आपने ये स्कीमें सेंक्शन करने में कोई टाइम ज़ाया नहीं किया, मैं इसके लिए आपको मुबारकबाद देता हूँ, लेकिन आपने इसको इम्प्लीमेंट भी करना है। आज बैंक के वो कर्मचारी जो हैं, बैंक के मैनेजर साहिबान जो हैं, आज लोगों को इग्नोर कर रहे हैं। जिस ब्रांच में भी मिशन युवा के तहत जो लोग केस लेके जा रहे हैं, उनसे जो गारंटी मांगी जा रही है वो कहीं भी नहीं। गारंटी जो है ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ हिंदुस्तान की गारंटी है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की गारंटी है, नरेंद्र मोदी साहब की गारंटी है। जहां नरेंद्र मोदी की गारंटी हो वो पत्थे पे लकीर है, वो पूरी होगी। इसलिए कोई भी मुलाजिम ऐसी गलती ना करे कि यहाँ के नौजवानों को अपने उस रोजगार से पीछे रखे। मेरी उन तमाम मैनेजर साहिबान से भी गुजारिश है और ख़ासकर मैं ज़िला के हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब से गुजारिश है कि वो इसमें इंटरवीन करें और देखें कि वो केस जो आपने सेंक्शन करके भेजे हैं वो कितने % तक जो हैं स्पॉन्सर्ड हुए हैं, क्या उन लोगों के रोज़गार चालू हुए हैं या उनको आज भी उन बैंकों का चक्कर कटाया जाता है, आज भी उनको गारंटी के लिए मजबूर किया जाता है। इसलिए मैं फिर डीसी साहब से और मैं पर्सनली भी बात करूंगा। और ख़ासकर हमारे कल मेंबर पार्लियामेंट आ रहे हैं, उनका दरबार भी है 2 बजे के बाद, डाक बंगला पुंछ में भी है, परसों उनका नंगाली साहब में तकिया शरीफ है और फिर मंडी में भी है 2-2:30 बजे। तो एडमिनिस्ट्रेशन भी साथ होगी, हम वहाँ भी ये मामलात उठाएंगे और उन लोगों के साथ इंसाफ होना चाहिए, उन बच्चों को रोज़गार मिलना चाहिए। गनी साहब, एक वक्त था जब आप कांग्रेस में थे तो आप हमेशा जो है बीजेपी के खिलाफ बोलते थे, बीजेपी के ऊपर अपना निशाना तनकीद करते थे। तो ये सवाल जो है काफ़ी पुराना हो चुका है, लेकिन बीजेपी में आपके जाने के बाद मेरी आपसे पहली बार आज मुलाकात हो रही है, मैं आपसे ज़रूर पूछूंगा तो क्या वजह रही कांग्रेस को छोड़ के बीजेपी ज्वाइन करने की? मैंने जब डीडीसी का इलेक्शन लड़ा, मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट कांग्रेस भी था। कांग्रेस की कहनी और कथनी में फ़र्क है। जब हम यहाँ से 6 डीडीसी जीत के गए, कांग्रेस ने अलायंस नेशनल कॉन्फ्रेंस से किया और दो टोटल उनके डीडीसी थे। 2 वोट दिलाने के लिए वो पुंछ तशरीफ नहीं ला सके। उनके कहने और करने में फ़र्क था। उनके बड़े बड़े नेता उस डीडीसी के इलेक्शन में हार चुके थे और उन्होंने ये महसूस किया कि आम कार्यकर्ता अगर किसी डिस्ट्रिक्ट का चेयरमैन बन जाएगा कांग्रेस के इस सीट पे तो ये उनके लिए अच्छी बात नहीं है। वहाँ एक वीआईपी कल्चर को फ़रोग दिया है उस पार्टी ने। यहाँ उसके बरक्स है, यहाँ वीआईपी कल्चर नहीं है। यहाँ हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म का जो नारा था, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, जब मैं डीडीसी बना मैंने देखा, मैं बीजेपी के दोनों कैंडिडेटों को हरा के हम बाप और बेटी दोनों जीते थे। मुझे ये लगता था कि सबसे ज़्यादा मुझे दबाया जाएगा, लेकिन अल्लाह का ये करम था। 250 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट दोनों इलाकों में शुरू किए गए हैं। अभी 1 साल और लगेगा इनको रिबन काटने के लिए उनके, और उन्होंने कोई हमारे साथ ऐसा सलूक नहीं किया। हमने उनके उस नारे को देखा, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। जो हमने प्रोजेक्शन की उन्होंने उसके लिए फंडिंग की। तो इसके लिए मेरे ज़मीर ने यह आवाज़ दी कि जिस जमात के प्रधानमंत्री का नारा है सबका साथ,
सबका विकास, सबका विश्वास, हम उसी जमात के साथ चल पड़े। और आज मुझे आके लगता है कि मैंने अपने पिछले 10 साल ज़ाया किए जो पार्टियों में रहा मैं, मुझे पहले ही बीजेपी में आना चाहिए था। बीजेपी वाहिद ऐसी पार्टी है जो गरीब के बारे में सोच रही है, जो अनएम्प्लॉयड हमारे यूथ के बारे में सोच रही है, जो बॉर्डर पे बसने वाले उस गरीब घर में क्या क्या उसको जरूरत है, उसकी हर परेशानी को एड्रेस करने के लिए सोच रही है। अगर आज यहाँ तामीर और तरक्की का एक इनकलाब आया है तो वो ड्यू टू भारतीय जनता पार्टी आया है। और इसका क्रेडिट जो है हमारे मुल्क के वजीर आजम को जाता है, हमारे होम मिनिस्टर को जाता है, हमारे एलजी साहब को जाता है। तो इसलिए मैंने बीजेपी ज्वाइन की। और आप ये देखें कि मैं बीजेपी में आया 1.25 साल हुआ है, और 1.25 साल के अंदर मुझे स्टेट की जिम्मेदारी दी भारतीय जनता पार्टी ने, मुझे एसटी मोर्चा का प्रेसिडेंट बनाया। तो ये एक मामूली बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी वो जमात है जो आम कार्यकर्ता को वो किसी भी मकाम पे बैठा सकती है। उसके बरक्स बाकी जितनी पार्टी हैं वहाँ रिश्तेदारी देखी जाती है, किस एमएलए का रिश्तेदार है, किस लीडर का रिश्तेदार है, ओहदा उन लोगों के लिए है। यहाँ आपने आज भी देखा होगा हमारे बहुत सारे ऐसे जिन लोगों को हमने आज सम्मानित किया यहाँ, उन लोगों को पार्टी ने जिम्मेदारी दी। उनका कोई भी अगर देखा जाए तो पॉलिटिकली कोई ऐसी बैकग्राउंड नहीं कि कोई किसी एमएलए का रिश्तेदार हो, किसी बड़े नेता का रिश्तेदार हो। आम आदमी को एक जिम्मेदारी दी है, मैं उस जमात के साथ शामिल हूँ। आज आपने देखा हमारा नेशनल प्रेसिडेंट बनाया गया, बिहार से उठा के एक आदमी को, जो 5 बार एमएलए जीता है, लेकिन नेशनल लेवल के जो सबसे बड़ी पार्टी है दुनिया में, उस पार्टी का प्रेसिडेंट बनाने के लिए उस आम आदमी को लाके खड़ा किया। और हमारे प्रधानमंत्री ने कहा मैं एक आम कार्यकर्ता हूँ, इनके क़यादत में मैं तंजीम को मजबूत करने के लिए जाऊँगा। ये है भारतीय जनता पार्टी। गनी साहब, आपसे हम समझने की कोशिश करेंगे। ऐसा कहा जाता है कि बीजेपी जो एक वॉशिंग मशीन है, जो भी किसी दूसरी पार्टी से बीजेपी में जाता है उसके ऊपर जितने भी करप्शन के केसेस होते हैं, बीजेपी में जाके वो दूध का दूल्हा क्यों हो जाता है? ये सब कहने की बातें हैं। इनको अपने आप को, अपने लोगों को ये समझते हैं कि हम सारे करप्ट हैं, हम जाएंगे बीजेपी में साफ हो जाएंगे। बीजेपी के दरवाजे खुले हैं, ईमानदारी से बीजेपी के अंदर कोई आए। 11 साल में एक भी घोटाला मुझे साबित कर दो बीजेपी का, इनके तो लाखों घोटाले हैं। गनी साहब, जेजेएम, आपने जेजेएम की बात की, बड़े आपने पुल बांधे मरकजी सरकार के जेजेएम के नाम पे। आपसे मैं समझने की कोशिश करूंगा, एमएलए साहब ने ये आवाज़ असेंबली में भी उठाई थी कि जेजेएम में जो एक बहुत बड़ा स्कैम, एक बहुत बड़ा ब्लंडर हुआ है। आज 16-17 महीने हो गए इलेक्शन हुए, 16-17 महीने के अंदर हमारे ऑनरेबल एमएलए साहब मेरे अजीज हैं, उनके ऐसे ही नहरें। एक बार उन्होंने शापर कहा कि नगाली ब्लॉक में 2.5 करोड़ का गफला हो चुका है ब्लॉक ऑफिस में। 17 महीने में एमएलए साहब से मैं पूछता हूँ, एक भी आदमी डिफॉल्टर नहीं मिला, कहीं एक भी घोटाला साबित नहीं कर पाए। जब उनको पता लगा कि चोरी करने वाले सारे उनके इर्द गिर्द घूम रहे हैं तो वहां उनकी बोलती बंद हो गई। इसी तरह उन्होंने दूसरा असेंबली के अंदर लगाया कि यहाँ जेजेएम की स्कीम जो है इसमें घोटाला हुआ है। मुझे आप बताओ, जेजेएम की एक वो स्कीम थी जिसमें वो माइग्रेशन रुक सकती थी जो टॉप टू बॉटम दरिया में आती है, सिर्फ पानी के लिए माइग्रेशन होती है। आज 17 महीने में हजारों किलोमीटर पाइपें वहां पड़ी हुई हैं, लेकिन क्या एक घोटाला साबित किया है? ये सारी कहने की बातें हैं, ये नजराना लेने की बात थी कि डिपार्टमेंट के लोग आएंगे, ठेकेदार आएंगे, चढ़ावा चढ़ाएंगे, उसके बाद ये दूध से दूल्हे साबित हो जाएंगे। मैं उनसे आज भी कहता हूं कि जेजेएम के इस स्कीम को अगर किसी ने फेल किया है, आज भी हजारों किलोमीटर पाइपें जो हैं गांव में पड़ी हुई हैं, करोड़ों रुपए ठेकेदारों की लायबिलिटी पड़ी हुई है, तो ये सारी जिम्मेदारी हमारी यहाँ की यूटी सरकार की है। वो फौरी तौर पे उन स्कीमों को दोबारा चालू करें। कोई घोटाला आप साबित नहीं कर सके। अगर घोटाला था
बीजेपी की यहाँ हुकूमत तो थी नहीं, वो घोटाला ढूंढ रहे हैं। वो तो इन्हीं के लोग थे, कोई डीडीसी था, कोई बीडीसी था, कोई कुछ। आज भी डीडीसी और बीडीसी के कामों के रिबन काट रहे हैं पूरे जम्मू कश्मीर में। इनसे तो एक रोड के खड्डे नहीं भरेंगे। आज सीडी फंड के 1-1 लाख के इनके टेंडर हो रहे हैं। तो ये कहाँ करोड़ों की बातें करते हैं। इनके सारे झूठे दावे हैं। इन्होंने चुनाव मंशूर में जो वादे किए तमाम झूठे हैं, एक वादा नहीं पूरा कर सके। ये हर चीज पे यू टर्न ले रहे हैं। इसलिए ये सरकार फेल हो चुकी है हर मास पे। और आज इसीलिए इनके चीफ मिनिस्टर बाहर आ कह चुके हैं कि मैं रिजाइन दे दूंगा, मैं रिजाइन दे दूंगा। तो किसने मना किया है? देते क्यों नहीं? आज तक दिया क्यों नहीं? वो इसलिए कह रहे हैं कि वो महसूस कर रहे हैं कि हम फेल हो चुके हैं। तो अवाम की अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए ये बातें की जाती हैं। तो इसलिए जेजेएम का सारा आज जेजेएम का फेलियर जो है वो इस पार्टी के सिर है। हमारी गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने करोड़ों हजारों करोड़ रुपया दिया था जम्मू कश्मीर के लिए, जेजेएम की स्कीमों के लिए। वहां दूर दराज इलाका जात में बैठे हुए उस आदमी को नल से जल जब मिलता तो इन लोगों को उन्होंने भूल जाना था। इन्होंने उसमें रोड़े अटकाए हैं। उन सब स्कीमों को नेशनल कॉन्फ्रेंस में बंद करवाया हुआ है। गनी साहब, आपसे हम एक आखिरी सवाल समझने की कोशिश करेंगे। आप अपोजिशन में हैं इस वक्त जम्मू कश्मीर में। जमहूरियत के अंदर जो अपोजिशन का एक बहुत बड़ा किरदार, एक बहुत बड़ा रोल होता है। अपोजिशन में आप किस तरह से देखते हैं जो हमारे एमएलए साहब का एक नारा, एक स्लोगन है कि 1 ब्लॉक 5 रोड है, 5 ब्लॉक 25 रोड है? इसमें मैं आपसे एक ही बात कहूंगा। एमएलए साहब सलोतरी के एक प्रोग्राम में थे। एक रोड का उद्घाटन करने के लिए हमारे ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट साहब आए थे। एमएलए साहब 1.25 साल तक तो मेंबर पार्लियामेंट को आंख नहीं दिखा सके। 1.25 साल के बाद पता नहीं किस तरह उस दिन साथ चले गए। और वहां तारीफ करते हुए थकते नहीं है वो। उठा के उनकी तकरीर एमएलए साहब की आप सुन लें। वहां ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट साहब ने क्लियर कर दिया वो एक अल्लाह का वली है। और मैंने भी वोट उसको दिया था। मुझे ये खुशी हुई कि मैंने एक अच्छे आदमी को वोट दिया जो सच कहता है। और उसने क्लियर कर दिया कि जब डीसी यासीन साहब थे तो ये पीएमजीएसवाई के प्रोजेक्ट यहां से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजे गए थे। तो आप मीडिया बेहतर जानते हैं, 16 अगस्त 2024 को नोटिफिकेशन हुई इलेक्शन के लिए। 15 अगस्त 2024 को डीडीसी यासीन चौधरी साहब यहां से ट्रांसफर हो गए। तो आप फैसला करें ये 5 रोडें किसके खाते में जाती हैं? ये तो कौंसिल की प्रोजेक्शन थी। मियां साहब का रोल है, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं एज मेंबर पार्लियामेंट। तो इसमें तो एमएलए का कोई रोल नहीं। एमएलए साहब इतने काबिल तरीन एमएलए हैं, मेरे अजीज हैं। मैंने अपने हाथों से उनको बनाया भी था। एक बार एमएलए, एक बार हारे भी, तब भी हम साथ रहे, उनके फादर साहब के साथ रहे। वो अपनी रोडों के खड्डे भर दें, 1 साल में रोडों के खड्डे नहीं भर सके। जिस गांव में वो रहते हैं रात को वहां ब्लैक टॉपिंग करके आते हैं, सुबह लोग लिफाफों में लेके घूमते हैं। वो रात को मंडी में ब्लैक टॉपिंग होती है, सुबह लेके लिफाफों में घूमते हैं। तो ये अगर उनको इतना ही वो काबिल हैं तो वो जो उनके इख्तियारात हैं उनकी बात करें। ये 5 रोडें 5 ब्लॉक हों या 50 रोडें 100 ब्लॉक हों, ये सारी प्राइम मिनिस्टर सड़क योजना के तहत आई। 2022 में प्रोजेक्शन यहाँ की डीडीसी कौंसिल ने की है। उसका वाज़ेह हमारे पास सबूत है, रिटर्न में है। हमने इनको प्रायोरिटी दे के भेजा था और वहाँ से मेंबर पार्लियामेंट साहब ने इनको ओके करवा के भेजा। तो इसमें ऑनरेबल एमएलए साहब का, मेरे अजीज़ का कोई रोल नहीं है। वो बेवकूफ़ बना रहा है लोगों को। अब लोग बेवकूफ़ बनने वाले नहीं है। मियाँ अल्ताफ़ साहब की तकरीर सुनने के बाद कोई बहुत ही बेवकूफ़ होगा जो ये क्रेडिट इनको देगा। अक्लमंद आदमी नहीं दे सकता। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, बहुत बहुत आप आए। मीडिया ने हर मुश्किल दौर में यहाँ के अवाम के मसाइल उठाएं और मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ पुंछ का मीडिया इंसाफ पे बात करेगा, इस गवर्नमेंट का फेलियर आम आदमी तक पहुँचाएगा और आम आदमी से भी उसकी राय लेगा कि ये गवर्नमेंट कहाँ तक कामयाब हो चुकी है। नाज़रीन, मकसद बातचीत कर रहे थे चौधरी अब्दुल गनी साहब,
जिनसे हमने कुछ अहम सवाल डिस्कस किए, इनसे हमने कुछ अहम चीज़ों पे गुफ्तगू की, चाहे जीएमसी का मसला हो, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का मसला हो, और भी कुछ मामला थे। आपकी क्या राय इस इंटरव्यू के बारे में कमेंट बॉक्स में आप मेरा हमारे साथ जरूर साझा करें। मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें वॉइस ऑफ पब्लिक। दीजिएगा मुझे इजाज़त। खुदा हाफिज़।